Hello students, in this video I am going to discuss about the inductive effect. Now inductive effect is a permanent effect, means if this effect is present in a compound, then this will be a permanent effect. Now why it happens? It is due to the difference in the electronegativity of the atoms in a covalent bond. ये किसकी वजह से होता है बेटा? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर हमने कहा कि इफ वी हैव टेकन कार्बन और कार्बन से अगर हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच कर दें, मीन सपोज एक्स, सो एक्स इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन सी, तो इसकी वजह से ये प्रेजेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ दिस इफेक्ट डाइज ऑफ आफ्टर 3 कार्बन बॉन्ड्स, मीन्स कि अगर ये दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, इससे हम अटैच करते हैं दूसरा कार्बन, इससे अटैच करते हैं हम दी थर्ड कार्बन. सो दिस इफेक्ट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ओनली, this means this effect is applicable only for the 3 carbon atoms. If after that the carbon is present, then this effect has no significance. This inductive effect is related to the ability of the substituents to withdraw or to release electrons. या तो वो electrons को अपनी तरफ pull करेंगे या electrons को release करेंगे. If you see in this case, X is more electronegative than carbon. तो अब क्या करेगा? ये जो shared pair of electrons होंगे, this will be slightly shifted towards the X. As a result, X will develop a partial negative charge. Due to this shifting of the shared pair of electrons towards X, this carbon develops a partial positive charge. Now, this carbon will also experience दी पुलिंग इफेक्ट. तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि पुलिंग इफेक्ट है ना. किसका पुल कर रहे हैं हम? अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर हम लोग अपनी एक चेन बनाते हैं बेटा, है ना, आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, अगर सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हो, तो अगर फर्स्ट को हम पुल करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट को मानो टीचर पुल कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरा वाला भी फील करेगा, थर्ड भी फील करेगा. लेकिन जितना वो फर्स्ट स्टूडेंट फील करेगा, सेकंड और थर्ड वाला स्टूडेंट उतना इफेक्ट फील नहीं करेगा. सेम इज द केस विद दिस कार्बन. तो जितना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुलिंग फील करेंगे, दिस will not feel that pulling effect, and as a result this will develop a little partial charge, थोड़ा से थोड़ा कम, and this will also feel this charge, triple delta positive charge. Are you getting it? तो हम इसको डबल की जगह सिंगल एरो से भी दिखा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं ये बॉन्ड है तो इस तरीके से. तो ये जो इफेक्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से दूर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द -I इफेक्ट. अब ये जो हम दिखा रहे हैं बेटा, पुल कर रहे हैं, सो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंड आफ्टर द थर्ड कार्बन दिस इंडक्टिव इफेक्ट डाइज ऑफ, खत्म हो जाता है. फिर वो फोर्थ कार्बन वो इफेक्ट फील नहीं करेगा. अब इसी का ऑपोजिट ले लो. मानो अगर हम ये कहते हैं कि इस सी से एक ऐसा एटम अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव, एंड दिस विल बी फीलिंग डेल्टा पॉजिटिव. अब वही कंसेप्ट आएगा बेटा कि यहाँ पे अगर ये 3 कार्बन कि हमारे पास चेन है, चेन तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ कहाँ तक प्रेजेंट रहता है? 3 कार्बन तक, एंड आफ्टर दैट इट डाइज ऑफ. तो ये फील करेगा. इसी तरीके से बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम करेगा. सिमिलरली इसके कंपैरिजन में थोड़ा और कम करेगा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज +I इफेक्ट. So there are 2 types of inductive effect. One is called as -I effect. The other is called as +I effect. Now
There are two types of the groups which shows this minus I effect and the plus I effect. Electron withdrawing group shows minus I effect, while the electron releasing or the donating groups shows the plus I effect. अब यहाँ पे देखिए बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम. हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. अब ये कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं बेटा? देखो, जितने भी हैलोजेंस होंगे हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. इसके अलावा बेटा, जो भी फंक्शनल ग्रुप जिनके पास जिस फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा अपनी तरफ पुल करता है. ओके, चाहे वो कीटोन्स हो, एल्डिहाइड्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, नाइट्रो हो, साइनाइड हो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. और जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं, जितने भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जैसे CH3, C2H5, C3H7, ये सब क्या है बेटा? 1 डिग्री एल्काइल है. R2CH, दिस इज योर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप. R3C, दिस इज योर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, है ना. तो ये सब जो होते हैं हमारे पास, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह काम करते हैं. एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, और जो 3 डिग्री कार्बन्स होते हैं जिनके पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी 1 डिग्री. और सेंटर में इस लाइन के हमारे हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको कंसीडर कर रहे हैं. तो ये हमारा बेसिक चीज़ें होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए याद करने के लिए. अब ये ग्रुप्स बेटा धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से लर्न होते चले जाते हैं ना. यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप है या OR ग्रुप है, ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. लेकिन ये हमने एक सीरीज लिखी है जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट दिस इज द माइनस आई इफेक्ट. तो इसका मतलब अगर OH की बात करोगे तो OH माइनस आई इफेक्ट बहुत कम शो करेगा इन इस रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप जो होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. सो this is the basic concept for the inductive effect. Now we will discuss the applications of the inductive effect. Now the applications of the inductive effect. The first application is to discuss about the stabilities of the carbocation, carbanion and the free radicals. अब बेटा इसमें क्या होता है, हम one by one discuss करते हैं. The first one we take is the stability of the carbocation. अब कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे, तो कार्बोकेटाइन बेटा देखो क्या है. बेटा देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और दिस इज योर दिस सिंपली दी मिथाइल ग्रुप. ये 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. अब देखिए बेटा, कोई भी चीज कब स्टेबल होती है? अगर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हम बांट लें, है ना, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा. यानी कि जितना भी हमारे पास कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है, अगर उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा फैल जाए तो वो स्पीशीज जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है. तो इसको हम कैसे समझते हैं बेटा? ये तो हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज हो गई है ना. लेकिन अगर हम एक जनरल टर्म से बात करते हैं बेटा, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. कार्बन को भूख लग रही है ना, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अगर कार्बन को भूख लग रही है और उसको तुम इलेक्ट्रॉन्स दे दो खाने के लिए, है ना, हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम वी ईट चपातीज, तो हमने खाना खाया. जितना ज़्यादा हमें भूख लगी कि अगर हमें खाना अवेलेबल होगा तो हमारा जो है भूख होती है वो हमारी, तो कार्बन को क्या हो, कार्बन इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब इसके संग अगर हम ऐसे ग्रुप्स अटैच कर दें जो इसकी डेफिशिएंसी को कम कर देंगे तो कार्बन स्टेबलाइज हो जाएगा. अब आप यहाँ देखो R, ये एक एल्काइल ग्रुप है. एल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं. और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, वन इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस एल्काइल ग्रुप, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दिस एल्काइल ग्रुप. अब क्या करेगा, ये वाला R भी करेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3
नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन को भूख लग रही थी, उसको 3 रोटी मिल गई खाने के लिए, तो ये सही हो गया, है ना, इसका पेट भर गया, तो ये स्टेबल हो गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 ही एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, सिर्फ 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही आएगा, और यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। दिस मीन्स कि किस कार्बन, भूख तो तीनों कार्बन को लग रही थी, लेकिन किसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, 3 डिग्री वाले को। इसीलिए 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। लेकिन अगर इसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को रिवर्स ऑर्डर में देखो, जस्ट सी ओवर हेयर। अब बेटा ये वाला कंडीशन देखिए, ये भी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड दी सिंपली और मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे NO2 ग्रुप कैसा है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो देखो बेटा, कार्बन तो ऑलरेडी भूखा है, भूख लग रही है उसको, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, और अब आपने उसके संग कैसा ग्रुप लगा दिया जो उससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। सपोज करो तुम्हें भूख लग रही है और मम्मा घर पे पहुंचे और मम्मा ने तुम्हें काम बता दिया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है ना, लगता है अरे भाई क्या हो गया, ये सब चीजें, अरे मम्मा भूख लग रही थी, आपने मुझे जो है काम के लिए भेज दिया। लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट हो जाए कि भूख लग रही है और खाना मिल जाए, तो सेटिस्फैक्शन हो जाता है। सेम वे यहाँ पे कार्बन डेफिशिएंट है, नाइट्रो उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, डेल्टा पॉजिटिव। कितने नाइट्रो ग्रुप्स लग रहे हैं, 3, तो कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ऑलरेडी डेफिशिएंट था, विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाने के बाद और ज्यादा डेफिशिएंट हो गया। इधर आ जाइए बेटा, यहाँ पे सिर्फ 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो सिर्फ 2 डेफिशिएंसी पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1 डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब आप खुद देख सकते हो बेटा, स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, मिथाइल की, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री। तो हमें जनरल ट्रेंड नहीं याद करना होता है कि अगर हम इस केस में देखें तो हमारा ट्रेंड है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, और लीस्ट हो जाता है मिथाइल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तब आपके पास ट्रेंड क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल इज मच मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन द 3 डिग्री। 3 डिग्री विल बी द लीस्ट स्टेबल। तो हमें जब भी हम देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अगर तुम ये कंसेप्ट समझ गए तो जब भी कोई चीज आएगी तुम फौरन उसको समझ जाओगे, फिर तुम्हें बार बार चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्रेंड्स तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए। कार्बन को भूख लग रही है तो खाना मिलेगा तो वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। भूख लग रही है काम के लिए भेज दोगे तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऑन दी सेम लाइन्स वी विल सी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनाइन। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनाइन सेम ट्रेंड है, कुछ नहीं करना। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारा पेट भरा हुआ है, कार्बन का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। अब तुम भरे पेट में उसको खाना दोगे तो क्या होगा, खाना नहीं खाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो अब क्या कर रहे हो, भूख तो लग नहीं रही थी, 3 रोटियां आ गई उसके पास, खाना आ गया, तो वो क्या करेगा, प्लेट लेके भाग जाएगा, भाई मुझे नहीं खाना। ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तुम उसको और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, तो उसका जो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज है वो नहीं हो पा रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ 2 आर हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो कार्बेनाइन के केस में अगर यही कंसेप्ट से तुम समझोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, लाइक दिस। अब अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, पेट भरा हुआ है, कितना भी काम करा लो, चला गया, तो बहुत ज्यादा चार्ज डिस्पर्स हो गया। भूख लग रही थी, काम खूब सारा कराए, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, विड्रॉ हो रहा है, कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, 1 विड्रॉ हो रहा है तो सिर्फ 1 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे तो 1 भी नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड सो ऑन। तो बेटा कुछ भी आपको ऐसा नहीं होता है कि हम उसको लर्न करें। यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ क्या लग रहा है,
प्लस आई इफेक्ट। तो अगर आप कंसेप्ट समझ गए बेटा तो किसी का भी लिख लो, फौरन निकाल दोगे। अब आपके पास बचता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के लिए याद रखिएगा बेटा, हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, वो भी फ्री रेडिकल्स की भी ऐसे ही होगी, क्योंकि एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है बेटा डेफिशिएंट है, और जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, भूख लग रही होगी, जो भी आपको रिलीज करेगा तो उस हिसाब से हमारे पास की स्टेबिलिटी होती है। सी दिस एग्जाम्पल, ऑलरेडी डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो क्या चार्ज आ जाएगा, 3 डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हेयर इट इज रिसीविंग ओनली डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव, हेयर इट इज ओनली डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड देन दी सिंपल योर मिथाइल ग्रुप। तो सिंपल है बेटा, अगर डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी को कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और नहीं कर रहा है तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। सिंपल केस है, नो नीड टू लर्न एनीथिंग एब्सर्डली, कुछ रटना नहीं होता है, सिर्फ समझ गए तो सब काम कर लोगे ना। अब एक क्वेश्चन देखिए बेटा, इन विच CC बॉन्ड of CH3, CH2, CH2Br the inductive effect is expected to be the least। अब ये तो हमें पता है बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, जैसे जैसे हम दूर होते चले जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम किसके बीच में होगा, C3 और C2 के बॉन्ड के बीच में होगा। सिंपल आंसर है ना। द इफेक्ट डिमिनिशेस as a number of intervening bond increases, hence the effect is least in the bond between the C3 and the hydrogen. Simple one. Now we will discuss the acidic strength of the carboxylic acid. Carboxylic acid, when loses H plus ion, gets converted into the carboxylate ion. Now, for the acidic strength of the carboxylic acid, you have to remember that greater the stability of the carboxylate ion, greater will be the acidic strength of the carboxylic acid. What does this means? कि जितना ज़्यादा ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस आयन लूज कर देगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये क्यों स्टेबल होता है, रेजोनेंस की वजह से। और इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे होते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दैट विल बी लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एंड this oxygen will give the lone pair to this one, and the double bond will break towards the oxygen atom. It will be in resonance, and you will be having RC single bond O negative double bond OH. This will be the resonating structure for the carboxylic acid. यहाँ पे बेटा जो ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। दिस मीन्स दीज टू आर द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनको क्या बोला जाता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्योंकि यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट वर्ड इसलिए यूज करा गया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसका है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब इसी के ऑपोजिट हम कार्बोक्सिलेट आयन का देखते हैं बेटा। तो देखो, कार्बोक्सिलेट आयन ऑलरेडी इस फॉर्म में है। अब यहाँ पे रेजोनेंस शो करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। तो ये रेजोनेंस जब करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा RC सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे बेटा ये देखो प्लस वॉट H प्लस साइन निकल गया, सो इट विल बी H प्लस साइन. इट इज इन दिस फॉर्म. अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, दिस इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं कैरी कर रहा, वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है. इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर. किसके? अब ये हैं बेटा कार्बोक्सिलेट आयन के, और ये कितने हैं? 2. तो इसी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो मॉलिक्यूल हमेशा उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा. तो ये कब इसमें एग्जिस्ट करेगा? जब वो H प्लस आयन को लूज कर देगा. तो जितना ज्यादा ये आयन स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होगा. अब देखिए बेटा, हमारे पास 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द अदर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब देखो बेटा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे रोटेट कर रहा है? दिस इज लाइक दिस. अब ये रेजोनेंस में था तो ये इस तरीके से O माइनस डबल बॉन्ड O. तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऑक्सीजन पे है ना, क्योंकि ये दोनों ही रेजोनेंस में कार्बोक्सिलेट आयन में. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं डीलोकेलाइजेशन को, कि ये कभी इस ऑक्सीजन पे कभी सेकेंड ऑक्सीजन पे क्या रोटेट कर रहा है? नेगेटिव चार्ज. अब अगर कोई भी ग्रुप हम इस पे अटैच करते हैं, 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास. वन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द अदर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अब हम अगर यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. सबसे पहले आपको पॉइंट बताया था कि किसी भी चार्ज स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी होती है वो कब इंक्रीज होती है? जब ये कोई भी चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है. तो अब आप अपना कंसेप्ट लगाइए बेटा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा. तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और तो यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया इसने, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़नी शुरू हो गई. यहाँ पे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, गिव करता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा. ऑलरेडी नेगेटिव था, आप डेल्टा नेगेटिव और दे रहे हो इसको, तो ये क्या करेगा? इसको डीस्टेबलाइज करेगा. दिस मीन्स कि अगर हमारे पास कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये स्टेबलाइज करेगा किसको? कार्बोक्सिलेट आयन को, एंड दस इंक्रीजेस द एसिडिटी. इसी के ही ऑपोजिट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा? डीस्टेबलाइजेस द CO कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड डिक्रीजेस द एसिडिटी. ये तो बेटा वो कंसेप्ट हुआ जो हम लोगों को बुक्स में मिलता है, लिखा हुआ है और हमें समझना होता है. लेकिन अब हम अपनी ट्रिक से इन सब चीज़ों को समझेंगे. अब देखिए बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH ग्रुप. यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस आयन लूज करेगा तभी तो वो एसिड कहलाया जाएगा. और ये आ जाता है बेटा O नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा H प्लस आयन, है ना, क्योंकि इसने अपना H प्लस आयन लूज कर देगा तो H प्लस आयन. अब जितनी जल्दी ये H प्लस आयन को रिलीज कर देगा उतना ज़्यादा ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा. तो ऐसे ग्रुप्स जो इस H प्लस आयन
को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो नहीं करेंगे वो डिक्रीज करेंगे। तो बेटा अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, है ना? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को गेस्ट मान लें, है ना, और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये क्या है, एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। अब इसको ऐसे ही समझना बेटा, तो देखो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो अब जो हमारे पास, अब तुम सोचो कि घर में कभी भी कोई गेस्ट आ जाए तो क्या होता है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, तभी तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इस ऑक्सीजन का ध्यान भटकाना पड़ता है। कैसे भटकाओगे? अगर हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आ जाए तो कार्बन क्या कहेगा, अरे भैया ऑक्सीजन जो है क्या है ऑक्सीजन जो है, कार्बन जो है ऑक्सीजन को कुछ काम बताएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी अपने संग ले लेगा, अरे भैया तू भी चल, घर में गेस्ट आ गए। मीन्स जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा, कहेगा घर में मेहमान आए हैं, चलो भाई हेल्प करवाओ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया, तो ऑक्सीजन का सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा, अपने दूसरे पार्ट पे। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। है, मम्मी लोगों का ध्यान हट जाता है हमारी तरफ से तो हम फ्री हो जाते हैं, कोई आ जाता है तो वही वाली चीज़ है बेटा कि कोई आ गया, बेल बजी, डोर बेल, तो सबसे पहले मम्मा क्या बोलती है, बेटा जाओ देखो डोर बेल रिंग हो रही है। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन तो हम है, तो हम मम्मा ने हमें बेल बजी है तो डोर ओपन करने के लिए भेज दिया, तो हम फ्री नहीं हुए। कब नहीं हुए, जब हमारे घर में गेस्ट आ गया, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा और हम फ्री हो जाएंगे। सिंपल चीज़ है, अब आप इसको कैसे भी लर्न कर लीजिए, है ना। तो अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा इसका, है ना, इथेनोइक एसिड है और ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में तो कोई भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ इथेनोइक एसिड में CH3 एक रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो है इसके ऊपर क्या इंक्रीज कर गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो ये हाइड्रोजन को अपने संग ले लेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, डोनेटिंग ग्रुप, गेस्ट आ गया तो हाइड्रोजन इसके संग जुड़ जाएगा, तो ये वीक एसिड बन गया। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, फॉर्मिक एसिड। सिंपल रीज़न, याद ऐसे करोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सीधे नदर एग्जाम्पल, अब क्या हुआ, ये वाला कार्बन तो सब में कॉमन है हमारे पास, CH2 CH3, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ से आपका एक Cl ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। यहाँ पे इस कार्बन से 2 Cl लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉइंग, तो ये क्या है, विड्रॉ कर रहा है ना अपनी तरफ, विड्रॉ कर रहा है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब डिस्टर्बिंग एलिमेंट आता है तो ये ऑक्सीजन का सारा ध्यान किस तरफ चला गया, दूसरे ग्रुप की तरफ। हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। इस केस में सिर्फ एक ही है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 हैं बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे तो ट्रिपल पॉजिटिव, है ना। तो सारा ध्यान जो है वो हमारा किसकी तरफ चला गया, विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको 1 2 और 3 लिख दूं तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, 3 की, then 2 then 1। और ये किसकी वजह से हो रहा है,
माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या शो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जहां भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट प्रेजेंट हो गया हाइड्रोजन भाग गया। सी वन मोर एग्जाम्पल। Cl ग्रुप है हमारे पास, बस तीनों में Cl लगा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? ये इस कार्बन के पास है, ये दूर है, सेकंड पे आ जाता है, ये थर्ड पे आ जाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट हो चाहे वो माइनस आई इफेक्ट हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो ऑक्सीजन का सारा ध्यान दूसरी तरफ, हाइड्रोजन फ्री। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास है तो इसमें डिस्टर्बिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा हमारा? एसिडिक 1, देन 2, देन 3। क्लियर है बेटा? ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल, तीनों में आप देखो बेटा, फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, है ना? तीनों में हम देख रहे हैं। अब इसमें क्या फर्क हो रहा है? इसमें फर्क है CH3 का। यहाँ पे CH3 ये रहा, हेयर दिस वन एंड हेयर दिस वन। CH3 कैसा है? इट इज दी प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? तो ये हमारे किसकी तरह काम करता है? गेस्ट की तरह काम करता है। तो ये एसिडिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस दी एसिडिटी, क्योंकि ऑक्सीजन का सारा ध्यान हाइड्रोजन को लेके भागेगा गेस्ट के लिए। अब यहाँ देखो बेटा, CH3 जो है इससे बिल्कुल एडजेसेंट है, तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू 2, इन कंपैरिजन टू 1। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसमें होगी? 3 में, देन 2 में, देन 1 में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन शो करेगा? 1, 2, 3। द कंसेप्ट लाइज ओवर हियर। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट भी हमारे पास कम होने लगता है। सीधे अनदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? देखो, फ्लोरीन है हमारे पास, कितने? 3। यहाँ पे कितना? 2। यहाँ कितना? 1। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया, कितने आ गए? 3 आ गए। ऑक्सीजन का सारा ध्यान किसकी तरफ चला गया? फ्लोरीन की तरफ, H फ्री हो गया, ग्रेटर विल बी दी एसिडिक स्ट्रेंथ। सो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल यू सी ओवर हेयर we have chlorine and fluorine. Among chlorine and fluorine, we all know that fluorine is the more electronegative atom, but here there are 2 chlorine atoms. So the effect of withdrawing for the 2 chlorine will be more in comparison to fluorine. Therefore, these will have the more acidic strength as compared to that of the single fluorine atom. यहाँ पे क्या है फॉर्मिक एसिड में? यहाँ पे आपके पास कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो बट इट विल बी स्टेबिलाइज्ड बाय द कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये स्टेबल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द बेंजोइक एसिड। बेंजीन में COH ग्रुप है, स्टेबलाइज होता है बट इससे कम होता है। सिमिलरली यू सी ओवर हेयर CH3COH और C2H5OH दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप में CH3 जो है ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, लेस इफेक्ट शो करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू दी C2H5 दी एल्काइल ग्रुप। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, गुड हो जाता है, तो वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम करता है। सो द ऑर्डर विल बी लाइक दिस। अमंग ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड, triple bond will have the more electronegativity and thus will be more electron withdrawing, and the acidic strength will be greater as compared to double bond, triple bond, because over here it is sp hybridized, it is sp2, and over here it is sp3. Greater the s character, greater is the electronegativity. HC triple bond ethine has the greater acidic strength as compared to the ethene as compared to that of ethane. Simple reason. Now there are few points regarding to the oxo acids. So the first point is
the acidic nature increases with the increase in the electronegativity. अगर हमारे पास ऑक्सो एसिड प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ता है अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक. The first point is acidic nature increases with the increase in the electronegativity. Among chlorine, bromine, iodine, chlorine is more electronegative. Therefore, the acidic nature of HOCl will be greater than HOBr than HOI. Similarly, HClO4 will be greater than HBrO4, HiO4. The next point is for the same element, the acidic nature increases with the increase in the oxidation number. This is a very important point. कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि फिर क्या होगा, है ना. तो फिर हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. एज यू कैन सी ओवर हियर, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओवर हियर इट इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओवर हियर इट इज प्रेजेंट in +3 oxidation state, while over here it is present in +1 oxidation state. So you can see over here, greater the oxidation number, greater is the acidic nature. The next important point is that the acidic order increases from left to right. This means as we move across a period, तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स होंगे उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू द राइट वन. सी ओवर हियर, क्लोरीन विल हैव द मोर एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सल्फर, फॉस्फोरस देन सिलिकॉन. नेक्स्ट इज दी फॉर द सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट. अब क्या कंडीशन है कि मानो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही सेम हो गया तब कैसे पता लगाएंगे. तो हम इसमें कहते हैं बेटा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे अगर सेम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है विद द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एलिमेंट. अगर उसका साइज छोटा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. HNO3 और HPO3 में सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो किसका साइज बड़ा हो गया, फॉस्फोरस का. सो HNO3 विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू HPO3. सेम ओवर हेयर, फॉस्फोरस NaS में अगर आप आर्सेनिक में निकालोगे, फॉस्फोरस विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अदर वन. Similarly over here you can see HClO4, HBrO4, HiO4. So all the things, these are the important things you have to remember while you are discussing the acidic nature among the inductive effect. And in brief we can just say that the -I effect increases the acidic strength, whereas the +I effect decreases the acidic strength. Now for the basic character of the amines. तो बेटा इसके लिए हम बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, बेस कब, कोई भी चीज़ कब होती है, जब उसके पास जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन के पास इसमें प्रेजेंट है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो डोनेट करने के लिए, है ना. तो यहाँ पे वो अगर लुईस बेस की तरह जितना अच्छा बिहेव करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा अमोनिया, तो अमोनिया के पास सिर्फ अपना लोन पेयर है, लेकिन इसके पास क्या हुआ, R इज एन एल्काइल ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप है, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +I इफेक्ट. और ये क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम. Therefore, it is more basic as compared to that of ammonia. तो -I इफेक्ट क्या करेगा, बेसिसिटी को, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, जबकि +I इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो इन शॉर्ट वी कैन राइट डाउन द -I इफेक्ट डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ while +I इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ. इसके अलावा बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि टू डिस्कस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमाइंस में बहुत अदर रूल्स भी प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द इंडक्टिव इफेक्ट. देयर आर अदर इफेक्ट लाइक द सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टीयरिक हिंड्रेंस एक्सेट्रा विच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. थैंक यू.